बाबा फकीर ने खंजरी उठा ली। एक पग धरना, दूपग धरना, तीसरा पग नहीं बढ़ना, हिरना समझ बूझी बंचर। बाबा फकीर ने खंजरी उठा ली। एक पग धरना, दूपग धरना, तीसरा पग नहीं बढ़ना, हिरना समझ बूझी बंचर। बाबा फकीर हाफलांग जाकर जरूर रहा है, जरूर आंखों में उठाए आया है। बरेल पहाड़ियाँ, जातिंगा गांव जरूर गया होगा। बाबा इन पहाड़ों का रग रेशा जानता है। रात भर उसकी पलकों में फड़फड़ाते हैं पंछी। बाबा फकीर की नस्ल उससे मिलती है, उसी की जाति का है बाबा फकीर। कल वह बाबा फकीर को अनाथाश्रम लेकर जाएगा। वह जरूर मिलवाएगा मंदिर के पुजारी भट्टाचार्य से। दरवाजा खुला था। उसके भीतर घुसते ही दरवाजे की लड़ियां हिली तो जोकर उल्टा लटक गया। ची ची, वह रुक गया। पलटकर खड़ा हुआ। जोकर को बहुत गौर से पहली बार देखा सुना। उसकी आवाज आज कर्कश न थी। 2 कदम लौटकर उसने जोकर को चूम लिया। भीतर गया तो शीशा मढ़ी दीवार वाले कमरे में अकेली मारिया स्कॉच का पैग लिए बैठी थी। राजन दरवाजे पर खड़ा हो गया। मारिया को देखकर मुस्कुराया। यदि उसकी मुस्कुराहट निचोड़ी जा सकती तो जलकर रोशनी बांटते सूरज के अर्घ्य के लिए किसी गंगा का पानी इससे पवित्र न होता। उसने बैग में कुछ जोड़े कपड़े संभाले। कहने सुनने का रिवाज तो कब का बिस्तर पर पड़ा था। सुबह न जाने कहाँ निकल गया। सप्ताह भर बाद लौटा तो डैम पर उतरते कलेजा धक से लग गया। सप्ताह भर बाद लौटा तो डैम पर उतरते कलेजा धक से लगा, धक से रह गया। ट्रकों, बसों और छोटी गाड़ियों का तांता दूर तक लगा था, जैसे शिलोंग के दंगे वाले दिनों में होता है। सड़क से ऊपर चढ़ते रास्ते और पहाड़ तक जैसे रंगों का कोई मेला। भीड़ में से किसी ने कहा, बाबा फकीर को डॉक्टर देख गए हैं। सबको दवा बांटने वाले व्यक्ति का मर्ज ला इलाज। 4-5 दिन हो गए लैंप पोस्ट पर नहीं बैठता। वह ऊबड़ खाबड़ रास्ते पर दौड़ने लगा। जाने कहाँ छूटे पीठ पर लदे बैग। कई बार गिरा। केवनी फूटी, घुटने लहूलुहान। घड़ी कहाँ टूट गिरी मालूम नहीं। सुनहरे फ्रेम का चश्मा कहीं फिसल गया। सामने की खाली जमीन पर हाफता खड़ा हुआ। जमीन लोगों से तुपी थी। आसमान सामने खड़े नाशपाती के सफेद फूलों से भरा था। वह भीतर गया। खंजड़ी बाबा फकीर के कलेजे पर पड़ी थी। वह पास जाकर बैठ गया। बाबा फकीर के होंठ कांपे पर बोल न फूटे। चेहरे की त्वचा में कई लकीरें हिल रही थी। राजन ने बाबा फकीर की तलहथियां अपने हाथ में ले ली। एक हाथ बढ़ाकर बाबा फकीर के चेहरे को पोंछा, सर सहलाया। बाबा फकीर के होंठ कांपे। हाथ हवा में हिला और सिर टेढ़ा होता हुआ लटक गया। गांव बूढ़ा से परमिशन लेनी है फादर, आप साथ चलेंगे? पीछे खड़े फादर से राजन ने कहा तो अनाथाश्रम के व्यवस्थापक पंडित धीरेन्द्र ब्रह्मचारी और जाने कितने लोगों का हुजूम गांव बूढ़ा की ओर चल पड़ा।
मेघों के घर में छिपे पड़े बादल शोक में काला लबादा लिए उमड़े। घना कोहरा सांझ का सन्नाटा बटोर लाया। सरों की गिनती में शव उठाने वालों में महामारी मची थी। तलहटियों में बसे ग्वालों ने बाबा फकीर को घी से नहला दिया। जैसे ही चिता प्रज्वलित हुई, भीगे कोहरे को चीरते न जाने कितने पंछी ओलों की तरह बरसने लगे। पंछी गिरते, फड़फड़ाते और शांत हो जाते। कुछ की चीज छटपटाते पंखों से जाहिर हो रही थी। पहाड़ों की दंत कथा में एक कथा और जुड़ी। राजन लौटकर मारिया के घर आया तो सभी लौट आए। वह अपने सामान संभालता रहा। उठकर मारिया के पास आया। मारिया, सबको बाहर वाले हॉल में जमा करो, हम आखिर में आपसे थोड़ी बात करेंगे। मारिया के चेहरे पर अचरज हुआ। राजन उसे इतना निस्पृह न दिखा था। सब जमा हुए तो उसके बोल न फूटे। वह एक टक सभी चेहरों को बारी बारी देखता रहा। बैग उठाकर कंधे से लटकाया। मुड़ा, बैग की चेन खोली और 2 पासबुक निकालकर खड़ा हो। एक सन्नाटा पुता अंधेरा आदिगंध फैला था। यास्मीन की आंखें भीगी थी। विजय उदास। मार्कंडी तटस्थ थी। मधु अवाक, रेबेका शर्मिंदा थी। मारिया ने बढ़कर बैग पकड़ लिया। उतारो राजन, कहाँ जाना है तुम्हें? जाने से दुख होगा। 1 लाख कैसे रहेगा तुम? राजन ने धीरे से बैग से मारिया के हाथ हटाए। मारिया अब रुका था कि पैसे मिल जाएं तो इनके लिए कुछ कर जाऊं। बढ़कर विजय एवं यास्मीन के हाथ में पासबुक पकड़ा दिए। सब बुत से खड़े रहे। राजन हवा के झोंके सा निकल आया। रात भर बाबा फकीर के बरामदे पर सोया। सूरज निकलने के पहले उषा आसमान में ललाई लिए दौड़ी। वह उठकर बाबा फकीर के कमरे में आया। वर्षों से एक ही जगह बिछते कंबल का निशान फर्श पर साफ बची जगह के रूप में जिंदा था। बैठ गया। दाहिनी तलहथी से फर्श सहलाया। हिरना समझी बूझी पत्थर में थपक पड़ा। हथेलियों में एक झंझनाहट रेंग गई। खड़ा हो गया। दीवारों को हाथ लगाया। पैवस्त हुए कितने शब्द बज उठे कि दहिया है माटी का ढेला, दूध पड़त कर जाना, खिलौना मिट्टी। हर दीवार बहरी नहीं होती। दीवार पर जलती झिबरी की काले का निशान उसे छुआ भीतर, फिर कुछ पिघला। आंखों में धुंध घिर आई। जलती मोमबत्ती की रुकी बूंदें बह गईं। ना कीजिएगा, मैं पैरासिटामॉल खा के पढ़ रही हूँ, लेकिन कहानी पढ़ना भी आपको स्वस्थ करता है और सुनाना भी। इस तरह की आप भी सुने और मैं भी। जलती मोमबत्ती की रुकी बूंदें बह गईं। कमरा झक उजाले से भर गया। रोशनदान से झांकती चूजा सेती चिड़िया डरी बैठी थी। पंख खवाहिल करती कमरे की दीवारों से टकराने लगी। उसने बैग उठाकर कंधे से टांगा तो आंखों में अछोर समुद्र की अनंत जलराशि लहराई। दूर उत्ताल तरंगों पर कोई द्वीप दिखाई पड़ा। वह सीढ़ियां उतरकर डैम पर आया।
तो बूंद बूंद लहू में बैठा बाबा फकीर गा रहा था, हिरना समझ बूझ पर था। तो ये थी कहानी रामेश्वर द्विवेदी की, इसी शीर्षक की, हिरना समझ बूझ पर धरना। एक लगभग अनाथ बच्चे की कहानी जो अपने लगभग छुटपन लड़कपन में अपने बाप और अपनी सौतेली माँ के द्वारा एक व्यापारी को केरल में सौंप दिया जाता है, जो कि व्यापार करने उत्तर पूर्व जाता है और फिर वह वही बड़ा होता है, वहाँ की एक लड़की से प्यार करता है और उस प्रेम के मोह भंग की यह कहानी है। साथ ही उसकी अपनी अस्मिता, लड़की की अपनी अस्मिता, उत्तर पूर्व में बसे हुए लोगों के साथ उत्तर पूर्व के अपने अधिकारों की टकराहट और उसकी समझ की टकराहट की कहानी है दोस्तों। आशा है कि आपको मेरा पाठ अच्छा लगा। ये किताब आधार प्रकाशन से है, आप इसे मंगवा सकते हैं और मुझे भी सुनिए। ये बहुत खूबसूरत कहानी उत्तर पूर्व पर है, क्योंकि उत्तर पूर्व पर बाहर के लोगों ने कम लिखा है और उनकी दृष्टि अलग होती है। तो इसलिए मुझे बहुत दिलचस्प लगी कि वैसे ही जैसे कि एक बिहारी और बंगाली अगर प्रेम में हों तो उनकी अस्मिताएं टकराती हैं, वो इस पर उस पर उलझते हैं, उसी तरह के मसले इसमें दिखाए गए हैं। थोड़ी सी सांस्कृतिक टकराहट, बच्चों का पूरी तरह से उस माहौल में पगा हुआ होना, एक बाबा फकीर जो कि सचमुच कबीर जैसी हस्ती है और कबीर के दोहे गाता पढ़ता रहता है। तो उत्तर पूर्व की एक अद्भुत छटा है, शिलोंग के दंगों की पृष्ठभूमि दिया जाती है। बहुत दिलचस्पी जगाने वाली